सकती है जमील पर क्या केस है और अब तक क्या हुआ है इस केस में? इट कैन नॉट बी अज्यूम्ड कि किसी भी तरह का कोई जुर्म सरजद होना जमील फारूकी के उस वीलॉग से पाया जाता है। FIR में जानते बूझते हुए मेलाफाइड बेसिस पे फैक्ट्स को कंसील किया है। जब ज़मीनी और फ़ज़ाई तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, क्या सूरत हाल है? हुकूमत किस तरीके से इंतजामात कर रही है? बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है, लोग लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। मरकजी खैबर पख्तूनख्वा में जिला नौशहरा और जिला चाफदा में रात के वक्त थोड़ी सूरत हाल मखदूश थी। क्या सूरत हाल है पंजाब की और खासतौर पे जनूबी पंजाब की? साथ साथ जो है दरियाए सिंध का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है और वो भी फ्लड की लेवल पे पहुंचने वाला है। 2 अरब रुपए का जो है मजीद एक फंड कायम किया है जो सैलाब ज़रदान ही के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल डिबेट और मैं हूं सुमैया रिजवान। जमील फारूकी की एब्सेंस में इस प्रोग्राम की होस्टिंग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आप जानते हैं नाजरीन कि आज़ादी सहाफ़त, सच बोलना, अपनी राय रखना, सच लिखना, आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी कुछ जुर्म बन चुका है। सहाफ़ी अपने ही मुल्क में शायद एक ऐसी घुटन महसूस कर रहे हैं जिसका वो खुलकर इजहार भी नहीं कर सकते। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार हुए आज 7 रोज बीत चुके हैं, मगर रिहाई या जेल भेजने के बजाय रिमांड पर रिमांड और पेशी पर पेशी की एक मशक चल रही है। नौजवान सहाफ़ी जमील फारूकी को 21 अगस्त की रात 11 बजे बोल न्यूज़ कराची के ऑफिस से घर जाने के लिए वो निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। जमील फारूकी की फैमिली, बोल न्यूज़ की इंतज़ामिया और कारकुनान जमील फारूकी की तलाश में मारे मारे फिरते रहे, मगर उनका कुछ पता ना चला। अगले रोज़ 22 अगस्त को जमील फारूकी को कराची की एक मकामी अदालत में पेश करके 3 रोज़ा राहदारी रिमांड लिया गया और उसी रात 9 बजे उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। कराची एयरपोर्ट पर उन्होंने चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल न्यूज़ फैसल अजीज़ खान को अपने ऊपर जो हालात गुजरे वो बताए और उसे सुनकर नाजरीन ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि मुल्क का हर शहरी शदीद रंज और कर्ब में मुब्तला है। जमील फारूकी ने जो बताया उसके मुताबिक उनको कई घंटों तक हब्से बेजा में रखा गया, उन्हें बरहना किया गया, उन्होंने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उनको जहनी तौर पर भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, हमारे जमहूरी माशरे में कलम की ताकत पर यकीन रखने वाले एक सहाफ़ी को रातों रात बगैर किसी इत्तला दिए महज एक FIR की बुनियाद पर उठा लिया जाता है। पूरी रात उसको बरहना करके, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करके उसे किसी बड़े दहशतगर्द की तरह मारा पीटा जाता है। उसके घर वाले पूरी रात एक बेचैनी और एक बेबसी की कैफियत में गुजारते हैं। एक नामवर सहाफ़ी के साथ अगर ये सुलूक हो सकता है तो फिर एक आम आदमी के साथ क्या कुछ होता होगा। अगर सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय इस मुल्क में इतना बड़ा जुर्म बन चुका है कि जिसके बदले आपको मुल्क के किसी भी कोने से किसी भी वक्त उठाकर किसी भी नामालूम जगह पर ले जाकर किसी भी किस्म का एक तशद्दुद किया जा सकता है, तो फिर क्या इस मुल्क का एक अहम सुतून कहलाने वाले सहाफ़ी को कलम तोड़कर फेंक देना चाहिए? आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार हुकूमत से मैं पूछना चाहूँगी कि ये वाकई जमहूरियत है? क्या ये वही जमहूरियत को बहाल करने के दावे और वादे हैं जो नून लीग की जानिब से अपोजिशन में बैठकर किए जाते थे? आज़ादी इज़हार राय की सज़ा बरहना करके तशद्दुद करना कानून की किस किताब में लिखा है? नाज़रीन, एक FIR की बुनियाद पर तशद्दुद करना कौन सी जमहूरी मुल्क में होता है? इस्लामाबाद में जमील फारूकी के केस में 3 मुख्तलिफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यह केस अब तक सुना है और इस वक्त जमील फारूकी FIA के पास जिस्मानी रिमांड पर है। क्या जमील फारूकी के साथ जो कुछ हुआ यही सब कुछ आने वाले दिनों में क्या फिर किसी सहाफ़ी के साथ दोहराया जाएगा? क्या फिर किसी जमील फारूकी को बरहना करके ये बताया जाएगा कि कलम की ताकत से ज़्यादा ताकतवर जो वक्त का हुक्मरान है वो होता है? क्या जमील फारूकी को इंसाफ मिलेगा और मज़ीद कितने ऐसे जमील फारूकी इंतकामी सियासत और अनापरस्ती की भीड़ चढ़ते रहेंगे? मैं भी एक सहाफ़ी हूँ। क्या मौजूदा हालात में मैं देखते हुए मैं जो सहाफ़त कर रही हूँ, क्या मैं मुस्तकबिल में अपने बच्चों को सहाफ़ी बनता देखना चाहूँगी? ये सवाल मैं अपने आप से कर रही हूँ। और हम बाकी जमील फारूकी की बात करेंगे।
हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वकील हैं जमील फारूकी के मियां अली अशफाक साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आप इस सारे केस को लेकर चल रहे हैं। आप मुझे बताएंगे जमील पर क्या केस है और अब तक क्या हुआ है इस केस में? देखें, अगर तो मैं फैक्ट्स पे चलूं और उस लैंग्वेज पे चलूं जो कि जमील फारूकी ने वीलॉग किया है, और मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। फैक्ट्स को अगर मैं देखूं जमील फारूकी की उस नरेशन पे जिसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट उसके वीलॉग का बनाया है, तो जमील फारूकी के खिलाफ अंडर नो सर्कमस्टांसेस पूरे पाकिस्तान में जितने कवानीन हैं, फौजदारी कवानीन, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड है, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, या बाकी जितने फौजदारी कानून हैं, उसकी तमाम शिकों को भी मैं सामने रख लूँ तो उन हक़ाइक़ की बुनियाद पर जिस पर मुकदमा बनाने की जैली कोशिश की गई है, यानी कि नाकाम कोशिश की गई है, तो तब भी इट कैन नॉट बी अज्यूम्ड कि किसी भी तरह का कोई जुर्म सरजद होना जमील फारूकी के उस वीलॉग से पाया जाता है। यानी कि किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता अगर मैं सिर्फ उस वीलॉग की लैंग्वेज पे देखा जाऊं। अब मैं आ जाता हूं FIR की तहरीर पे। मैंने अदालत में बार बार ये गुजारिश की और आपके सामने भी मैं ये गुजारिश रख रहा हूं कि ये जो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस के एम्प्लॉई नहीं हैं, ना ही ये इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदा हैं, ना ही किसी फॉर्मल लीगल या ऑफिशियल कैपेसिटी में ये इख्तियार रखते हैं कि ये इस्लामाबाद पुलिस की रिप्रेजेंटेशन करें उस वक़्त जबकि इस्लामाबाद पुलिस अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकती है। एनी हाउ, चूँकि अब जो सा है वो एक रिटन फॉर्मल कंप्लेंट की सूरत में FIR दर्ज हो चुकी है, तो मजिस्ट्रेट साहब ने जानते बूझते हुए अपने ओहदे का ख्याल नहीं रखा, हकायक को जानते बूझते हुए वहीं जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ जमील फारूकी का रिटन ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास मौजूद है, अगर मैं उसको देखूं, उस वीलॉग को देखूं और FIR को देखूं, तो लाजमी तौर पर जब कभी इस केस का अगर ट्रायल हुआ और ये मुकदमा खारिज ना हुआ और यही मजिस्ट्रेट साहब अदालत में कटहरे में आए गवाही देने और इनसे जिरा होगी, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि यही मजिस्ट्रेट साहब पर्जरी में चार्ज होंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने FIR में जानते बूझते हुए मेलाफाइड बेसिस पे फैक्ट्स को कंसील किया है और हाइड किया है। बताइए, इन्होंने FIR में क्लेम ये किया है कि जमील फारूकी ने, ठीक है, एक चीज मुझे बताइए कि जो केस है आप पहले 72 घंटे पुलिस कस्टडी में रखती है, 72 घंटे बाद पुलिस लेकर आती है अदालत और उनको 72 घंटे बाद ये पता चलता है कि हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है, फिर ये कहा जाता है कि FIA के हवाले कर दिया जाए, फिर FIA के हवाले किया जाता है। अब एग्जैक्टली क्या मामलात हैं, अभी कहां पर है ये केस जमील फारूकी का? आपने दुरुस्त तौर पर निशानदेही की है कि सबसे पहले जो ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो 3 से 4 दिन के बाद पुलिस को एकदम ये ख्याल आया, तमाम हकायक, हालात और मवाद जो उनके पास मौजूद था और उनके सीनियर अफसरान ने सबने मिलकर ये फैसला किया कि इन तमाम हालात, हकायक और कानून की रोशनी में ये पुलिस के लिए ये मुकदमा पुलिस की दायरा कार में ना आता है, उनकी जुरिस्डिक्शन में फॉल ना करता है। तो इन्होंने, इस्लामाबाद पुलिस ने एक एप्लीकेशन 3 दिन पहले दी उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के पास जिनसे इन्होंने 2 दिन का फिजिकल रिमांड दिया था। उनके बाद उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब दोनों फरीकैन ने, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस ने और जमील फारूकी की तरफ से नुमाइंदगी हुई, डिटेल आर्गूमेंट्स के बाद इन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। जब अदालत ने इनको कहा कि मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, ये मुकदमा ना आपका बनता है और ना ही ये FIA का बनता है, नेक्स्ट डे वो मजिस्ट्रेट साहब गालिबन छुट्टी पे चले गए और एक नए मजिस्ट्रेट साहब के पास मुकदमा आया। अच्छा। और वही एप्लीकेशन जो एक दिन पहले इसी इस्लामाबाद पुलिस ने विड्रॉ की थी, उसको दोबारा विदाउट एनी फ्रेश मटेरियल फाइल किया और जो हमारे ऑनरेबल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एक मैकेनिकल ऑर्डर पास किया, एक लीगल ऑर्डर पास नहीं किया। यानी कि कोई भी लीगल ऑर्डर जब अदालत पास करती है तो उसमें जस्टिफिकेशंस देती है, अपनी फाइंडिंग देती है और डिटेल रीजंस देती है। तो यहाँ पे इस मौके पर जब नेक्स्ट डे न्यू मजिस्ट्रेट साहब के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन रखी गई तो अदालत ने एक मैकेनिकल ऑर्डर पास करके FIA के हवाले जो सा है वो कर दिया जमील फारूकी को। उससे अगले दिन एक तीसरे मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक फ्रेश एप्लीकेशन FIA लेके आई कि जी हमने, चूंकि कल ही हमारे हवाले ये मुकदमा हुआ है और हमने एक फ्रेश FIR की है
यानी कि इस्लामाबाद की पुलिस की FIR का जो नंबर था वो सेपरेट था उनके रिकॉर्ड के मुताबिक, और FIA ने अब एक फ्रेश FIR दर्ज किया है उसी को बेस बनाते हुए और उसी को कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन नंबर फ्रेश है, प्रोसीडिंग फ्रेश है। और हमारे पास तो कस्टडी अभी कुछ चंद घंटों पहले आई है, तो हमें इसका फिजिकल रिमांड लाजमी दिया जाए, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक ऐसा ब्लंडर कमिट कर दिया है विच इज नाउ ऑन द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जमील फारूकी को अरेस्ट किया गया कराची से। जमील फारूकी को जिस वक्त अरेस्ट किया गया उसका मोबाइल वहीं पे कब्जे में लिया, और फिर अदालत में आए, कहा जी हमने मोबाइल रिकवर करना है, अदालत से फैक्ट कंसील किया गया, झूठ बोला गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। उसके 3 दिन बाद अदालत में जब पेश किया गया तो कहा जी कि कल रात जमील फारूकी के इस्लामाबाद के फ्लैट में से मोबाइल हमने रिकवर कर लिया। अगर आप जमील फारूकी का ट्रैवलिंग रिकॉर्ड देखें तो पिछले कहीं अरसे से वो कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल ना किया है, रहते वो कराची में है, प्रोग्राम वो कराची से कर रहे हैं, गिरफ्तार उनको कराची से किया जा रहा है, मोबाइल हर वक्त उनके पास है, और वही इतनी यानी कि जेल साजी, इतनी फैब्रिकेशन, इतना फ्रिवलेस रिकॉर्ड जो उनसे क्रिएट करना ऑन द फेस ऑफ इट, और फिर जिस तरीके से पब्लिक ने इस्लामाबाद पुलिस को नेमिंग और शेमिंग किया है, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब उसका प्रेजेंट स्टेटस यही है कि उसको 2 दिन का फिजिकल रिमांड कल अदालत ने दिया था, जो कि कल संडे वाले दिन वो खत्म हो रहा है और सुबह उसको अदालत में मजीद पेश किया जाएगा। मेरे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट दरमियान में इत्तलात हैं, और मेरे पास वो मटीरियल भी पड़ा हुआ है कि जो अदालत में जमील फारूकी ने बार बार जो सा है वो रिकॉर्ड पर लेके आया, और उसके पास उसका टेंजिबल मटीरियल भी मेरे पास है, जब वो ये कहता है कि मुझे पुलिस या FIA के इदारे के अलावा गैर मुतलका लोग जो हैं वो गन पॉइंट पे जो सा स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि कोअर्सिव मय्यर यूज करके अपनी मर्जी का बयान लेना चाहते हैं। कानूनी तौर पर इसकी पोजीशन ये है कि कोई भी स्टेटमेंट जमील फारूकी से अगर पुलिस कस्टडी में ली जाएगी, वो किसी भी नेचर की हो, उसका कानून में उसकी किसी किस्म की कोई एडमिसिबल वैल्यू ना है, दैट इज ऑलवेज इनएडमिसिबल अंडर द लॉ। और मैंने वाज़े तौर पर आज ये प्रीएम्प्टिवली जो सा है इस खदशे को मद्देनजर रखते हुए, एप्रीहेंड करते हुए, ये रिकॉर्ड पे आज की तारीख में मैं लेके आ रहा हूँ। टुडे इज सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन रात को 10 बजे मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड में लेके आ रहा हूं, जब तक के कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई कि उससे कोअर्सिव मय्यर यूज करके बयान दिया हो है कि जब तक कोई इस तरह की चीज नहीं आती है ऑन वीडियो, पुलिस कस्टडी में जो बयान हो वो जमील का नहीं माना जाएगा। अच्छा, मैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार नूरुल आरफीन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। नूर, बहुत शुक्रिया। ये कुछ जो हो रहा है हम देख रहे हैं जमील के साथ, ज़ाहिर है ये लग रहा है कि एक मश्क है, इस मश्क से गुजारा जा रहा है सहाफ़ियों को कि अभी जो भी कह रहे हैं हम, जिस तरह की मुसाफत करें, जो बोलें लिखें, वो सब कुछ जुर्म है इस मुल्क में। क्या कहेंगे? अच्छा देखें, सच बोलना या हक के लिए खड़े रहना, डटे रहना, ये हमेशा से मसला रहा है, और ये रास्ता इतना आसान तो नहीं हुआ करता। जमील फारूकी के केस में मैं शुरू दिन से कुछ बातें मुसलसल रहा हूँ कि यहाँ ये सिलसिला जरा थोड़ा सा मशकूक होता है, लेकिन पहले हम मीडिया के एक सेगमेंट का जरा थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस आपकी इजाजत से मैं करना चाहूंगा। जब किसी और ग्रुप पर, जब किसी और जर्नलिस्ट पर कोई बुरा वक्त आता है, तो हम अपने ग्रुप में बात कर रहा हूँ, हम बाकायदा उसके साथ स्टैंड भी करते हैं, हम आज़ादी सहाफ़त का नारा भी लगाते हैं, जो शायद बुनियादी हमारी एक तरबियत का, हमारी मश्क का हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमील फारूकी की सीन में मुझे जो चीज देखने के लिए मिल रही है वो ये कि अब मैं चैनल का नाम नहीं लेता, मैं निजी टीवी कहता हूँ। निजी टीवी जो है वो, और मुख्तलिफ और सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह जो मैं देख रहा था, वो जमील फारूकी को न्यूज एंकर, प्रोग्राम एंकर, करंट अफेयर एंकर पर्सन लिखने के बजाय एक यूट्यूबर जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं। पहली चीज के जमील फारूकी अगर यूट्यूबर भी है तो जमील फारूकी के पास एक और मनसब भी मौजूद है जो लोगों को पता है, वो कोई गैर मारूफ आदमी तो नहीं है। सही बात है। अगर वो सहाफी है तो उसके नाम के साथ सहाफी लिख देने से, या उसको सहाफत अगर वो क्लेम कर रहा है उसको करने से क्या मसला है? ये वो लोग कर रहे हैं कि जो जब जिन पर बुरा वक्त आता है तो वो दूसरों की तरफ देखते हैं कि उनका साथ दिया जाए, लेकिन जब दूसरों को उनकी मदद की, अखलाकी अहमियत की हिमायत की जरूरत पड़ती है, तो वो खुद जो है वो रास्ता नाप रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है, जमील फारूकी को आप ले गए, आज 6 दिन हो गए, मैं कल से परसों से ये बात मुसलसल करता चला आ रहा हूँ, अब तक सामने क्या आया है?
मैं जमील फारूकी और शहबाज गिल दोनों को अलग अलग देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जमील फारूकी ने एक बात की, सपोज वो बात किसी की मर्जी, किसी की मंशा, रियासती पॉलिसी, हुकूमत पॉलिसी फला फला से खिलाफ थी, चलो मान लिया, आप ले गए, आपने वहाँ इंटरोगेट किया, आपने क्या निकाला? मैं कल से कह रहा हूँ कि जमील फारूकी का क्या आप अब तक ये साबित कर चुके, रियासती इदारे 5 दिन से 6 दिन से क्या कर रहे हैं? क्या ये साबित कर चुके कि रियासत के बुनियादी सुतून की जो बुनियादी उसूल हैं, जवाबित हैं, कवायद हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया? क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता जमील फारूकी रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की मजमूम यानी बैरूनी मुहिम का हिस्सा था? अब तक तो ऐसा कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित नहीं हुआ। किस बात की सजा है, किस चीज की सजा उसको और उसके ग्रुप को भी, उसके लोगों को भी जो उसके साथ खड़े होने की जुर्रत कर रहे हैं, जो उसका नाम लेकर के बात कर सकते हैं, किस चीज की सजा दी जा रही है? और ये किस तरह का चलन है? एक ऐसी सरकार जरूरी कहती है इन लोगों को आजादी इजहार राय खतरे में नजर आती थी जब इमरान खान वजीर आजम था, लेकिन इस एक वक्त में कि जब ये खुद मनसब पर बैठे तो क्या इनको आईना देखना आसान लगता है? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि एक काम हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन उस बात को जो टैकल करने का तरीका है, उस मामले को डील करने का जो तरीका, जो अंदाज है, क्या वो जमहूरी कहलाया जा सकता है? आप इस्लामाबाद, आप कोर्ट में देखते हैं और FIA समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? मतलब ये ख्वाहिश किसकी थी जमील फारूकी को गिरफ्तार करना? वहाँ पुलिस उछल कूद कर रही है, पुलिस वहाँ इस्लामाबाद से पुलिस ने रिसीव किया, बल्कि कराची से ही लेके गई। अब वहाँ पे FIA आ गई, FIA कह रही है ये तेरा, वो कह रही है ये तेरा। भाई ये है किसका? जरा टॉस करके कम से कम हम ये बता दें, ताकि हम भी ये मतलब आइडेंटिफाई कर लें कि भाई अगर ये नो एंट्री है तो इस नो एंट्री में किस हद तक जाएगा। अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि जमील फारूकी पर ये मामला है कि जमील फारूकी ने कोई बात सहाफती उसूल और जवाबित और अखलाकियात के खिलाफ चाहे जाकर के कह दिया है, लेकिन अगर नहीं तो कौम को कम से कम, ग्रुप को ना सही, कौम को एतमाद में ले लें। भाई बता दें, मरियम औरंगजेब साहिबा तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती है, इमरान खान के दौर में जितने एंकर को बैन किया गया था या जितनों को बेरोजगार किया गया था, उसके बारे में तो बाकायदा दी उन्होंने भी पिछले हफ्ते। जरा इसके बारे में बैठ करके बात करें ना, कितने ऐसे, और वो मीडिया ग्रुप्स अपने आप को क्या उसूल और जवाबित के तहत ये सब है। ये चीज ना जरा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डिसाइड करनी होगी कि किस तरफ हम खड़े हैं। हम जब बात करते हैं आज़ादी सहाफ़त की तो सिर्फ बात ना करें ना, फिर अमली तौर पर वो तमाम ग्रुप्स, वो तमाम सियासी रहनुमा वो बताएं भी कि वाकई अब आज़ादी सहाफ़त और आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आप काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नूरुल आरफीन साहब और वकील जमील फारूकी साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो पूरे मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है उससे मैं आपको आगाह करूंगी और उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम पूरे मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक चीज़, वो वीडियो जिसको देख देख के बार बार मेरी क्या सबकी आंखें भर आती हैं, वो 5 भाइयों की वीडियो है। वो 5 भाई जब तक अपने आप को रेस्क्यू की लिए, मदद के लिए पुकारते पुकारते डूब नहीं गए, उनकी वीडियो बन के व्हाट्सएप पे हमारे पास आ नहीं गई, जब तक हमें ख़बर ना हुई और हम मसरूफ़ रहे। सैलाब आ रहा था, पानी रेलों में लोगों के घरों को, मवेशियों को और उनको ख़ुद को बहा कर लेकर जा रहा था नाजरीन, लेकिन हम बड़े ही मसरूफ़ थे। आज इस सैलाबी रैली ने आबादियों को खंडरात में बदल दिया है। बलूचिस्तान की बात करें, झलमक्सी, सोबतपुर, नसीराबाद, जाफराबाद जैसे अजीम शान इलाके पानी में मुकम्मल डूब चुके हैं। सिंध के अजलों की बात करें, जहाँ पर खैरपुर, दादू, बदीन और दीगर इलाके जिसमें लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर वगैरह अपनी तबाही और बर्बादी का मातम करते हुए नजर आ रहे हैं। अलगर्ज हर तरफ क़यामत सुगरा के ऐसे दिलदोज़ मनाज़िर हैं जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिनको देखने से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उस बूढ़े शख्स को नहीं भूल सकती जो कीचड़ में पड़ी हुई अपने बेटे की लाश को रस्सी से खींच रहा है, और उन 5 भाइयों को भी नहीं जिनका जिक्र मैंने अभी किया, जो 5 घंटे ज़िंदगी और मौत की जंग में लड़ते लड़ते सैलाबी मौजों की नज़र हो गए।
मैं हुकूमत और सियासतदानों की इस बेहिसी को भी नहीं भूल सकती जो मौजूदा आफतज़दा वक्त में भी ये सोचकर सियासी रास्ता कुशी में मसरूफ हैं कि गोया मरती है तो मर जाए, आवाम ही तो है। बेहिसी और बेशर्मी में कौन सी बदतरीन मिसालें कायम होंगी, मैं किस किस की मिसाल दूं। यहाँ तो सियासतदान 50 रुपए का नोट देकर भी अपनी अदाकारियों पर मुतासरीन से तालियां बजा रहे हैं। जहाँ सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान की 61 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं NDMA और PDMA ने भी अपनी नाअहली और नालायकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि तमाम सूबों की जो सूरत हाल है वो आप तक पहुंचा। सबसे पहले हम बलूचिस्तान की और KP की सूरत हाल की बात करेंगे, जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला KP के बैरिस्टर सैफ खान साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू साहब भी हमारे साथ हैं, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा मैं ज़िया साहब से बात करना चाहूँगी। बलूचिस्तान जहाँ पर ज़मीनी और फ़ज़ाई तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, बड़ी मुश्किलों से हमारा इनसे रब्ता हुआ है। ज़िया साहब बताइएगा, जब ज़मीनी और फ़ज़ाई तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, क्या सूरत हाल है? हुकूमत किस तरीके से इंतज़ामात कर रही है लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से, उनको रिलीफ देने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया देखें, गुज़िश्ता दो महीनों से जो मानसून की बारिशें स्टार्ट हुई हैं बलूचिस्तान में, तकरीबन अब तक इसके 5 स्पेल आ चुके हैं। हर स्पेल दूसरे स्पेल से बड़ा स्पेल था। आप अंदाज़ा करें कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में अंग्रेज़ों ने 150 साल पहले रेलवे ट्रैक और जो पुल्स हैं वो बिछाए थे, वो सब बह गए। इसका मतलब है कि 150 साल से इस तरह की बारिशें नहीं हुई जिससे इतनी तबाही हो। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है, लोग लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत ने अपनी बसात के मुताबिक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी तक कामयाब किया है, बढ़ाया है, लेकिन आज से जो है जब मौसम ठीक हुआ है तो लोग एहतजाज में भी आ रहे हैं, रोडों पर भी आ रहे हैं, क्योंकि इनको इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट आके हमारी मदद नहीं करेगा, हमें फंड नहीं देगा, ये लोग जो है बिल्कुल अपनी पुरानी जिंदगी बहाल नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। ये अब हुकूमतों के भी आगे बात निकल चुकी है, तमाम पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। KP की भी बहुत बुरी हालात हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है। आप क्या बताएंगे, क्या आदाद शुमार हैं और अभी कौन कौन से इलाके KP के ऐसे हैं जहाँ पर लोग फंसे हो सकते हैं? कुछ इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर एक कुदरती आफत है। मैं समझता हूं कि महकमा मौसमियात के डाटा के मुताबिक तकरीबन पिछले 30 सालों में इतनी ज़्यादा मिकदार में बारिश नहीं हुई जितनी इस बार हुई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। जहाँ तक इलाकों का ताल्लुक है तो शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में स्वात का जो इलाका और दीर के कुछ इलाके, वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पहाड़ों से पानी नीचे आया है बारिशों की वजह से और ग्लेशियर मेल्टिंग की कैफियत पैदा हुई है। वहाँ दीर में कुछ एक चंद मकामात पर लोग फंसे हुए थे, कुमराट में कुछ सयाह फंसे हुए थे, उनको भी शाम तक जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। हमने यहाँ पर एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है जो कि जिनके तमाम अजला में भी ब्रांचेस हैं और उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर जो उनकी रेस्क्यू है वो हो गई है। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और सड़कें बह चुकी हैं कई जगहों पर और लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो बाज़ केसेस में जो लोग फंसे हुए हैं उनसे राब्ते तो हैं, लेकिन उन तक रेस्क्यू के अमले का पहुँचने का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक हमने हैंडल कर लिया है। और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तक कोई ऐसा हमें रिपोर्टेडली कोई लोग फंसे हुए नहीं हैं, और जो हैं भी तो वो महफूज हैं उन जगहों में, उन तक भी सुबह तक पहुंच जाएं, क्योंकि आज ही ये जो पानी की शिद्दत है वो थोड़ी सी कम होने लगी है, जिसकी वजह से अब थोड़ी आसानी पैदा हो गई है। उसके अलावा साउथ ऑफ डेरा इस्माइल खान और टांग के अजला में कल तक सूरत हाल थी, लेकिन वो भी अब सेटल हो गई है और अब वहाँ पर पानी की सतह काफी नीचे जा चुकी है। मरकजी खैबर पख्तूनख्वा में जिला नौशहरा और जिला चारसदा में रात के वक्त थोड़ी सूरत हाल मखदूश थी, क्योंकि सैलाबी रेले दरिया काबल में से गुजर रहे थे और दरिया काबल के बिल्कुल किनारों पर ये नौशहरा का शहर है, और जो चारसदा है वहाँ पर एक मुंडा हेडवर्क्स के नाम से उससे कुछ फासले पे वो उसमें पानी बहुत ज्यादा आ गया था, जिसमें ब्रेक हुआ, वो टूटा और उसकी वजह से
खतरा पैदा हुआ, लेकिन रात को ही इंतजामिया से मूव कराया है, रेस्क्यू करवाया है और अब वहाँ पर भी जो है पानी का बहाव कम हो गया है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि काफ़ी हद तक रेस्क्यू का काम हो चुका है। अब आपको मुश्किलात कहाँ पर आ रही हैं? ज़ाहिर है लोगों को रिलीफ देना है, लोगों को खुराक पहुँचानी है, लोगों को टेंट्स पहुँचाने हैं, महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से ज़रूरत क्या क्या है KP को अभी फ़िलहाल? जी देखिए, जरूरत तो खैर बहुत बड़े पैमाने पर इमदादी अशिया की भी है और अभी तो सिर्फ रेस्क्यू का प्रोसेस चल रहा है। जो अमल है वहाँ तो लोगों को सैलाबी पानी से बचाने का अमल है। उसके बाद जब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जहाँ इनकी बहाली होगी, जहाँ जो मकानात जो गिर चुके हैं, नुकसान हो चुका है, उनको ठीक करना और उनको दोबारा से उस जिंदगी के उस मामूल में लाना, उसके लिए फिर हमें यकीनन बड़े पैमाने पर काम करना होगा। लेकिन हमारे यहाँ फंड मुख्तस किए हुए हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपने वसाइल में जहाँ तक मुमकिन है हम कोशिश कर रहे हैं। वफाक कोई मदद कर रहा है आपकी KP की इस हवाले से? अभी तक तो वफाक को याद ही नहीं है कि KP भी कोई सूबा है और वहाँ पे भी कोई सैलाब और प्रॉब्लम है। कोई राब्ता, कोई इस किस्म की कोई पैकेज वगैरह जो है ऑफर नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल से जो है ये सारा मामला मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। सैफ साहब, जिया लांगू साहब, आप दोनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। पंजाब और सिंध की सूरत हाल भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। जनाब वेलकम बैक। और हम बात करें मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल की और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सूबों में जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करें। तो हमारे साथ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू साहब भी हैं, हमारे साथ जो हैं वो बैरिस्टर सैफ साहब भी हैं और हमें ज्वाइन करें सूबाई वज़ीर आबपाशी हैं मोहसिन लगारी साहब, उनको भी हम वेलकम करते हैं। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया। सर आप भी ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि क्या सूरत हाल है पंजाब की और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की जो इलाके हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, वहाँ पर अभी जो मुश्किलात दरपेश हैं पंजाब हुकूमत को वो क्या हैं और अदाद शुमार क्या हैं वहाँ के? इस वक्त जो है जनूबी पंजाब के जो 2 अजला हैं वो रोदकोयों के साथ, जिनको हिल टॉरेंट्स हैं हमारे जो कोहे सुलेमान के, उनके साथ अंडर फ्लड्स हैं और साथ साथ जो है दरिया सिंध का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है और वो भी फ्लड की लेवल पे पहुंचने वाला है। तो अब एक तरफ से रोदकोयों का सैलाब होगा और दूसरी तरफ से दरिया का सैलाब होगा। तो राजनपुर और डेरा गाजी खान के जो 2 अजला हैं उनके मशरिक में भी और मगरिब में भी दोनों तरफ से उनके ऊपर पानी का दबाव होगा। इस सिलसिले में हम लोग जो है फिलहाल तो रिलीफ ऑपरेशन ही किया जा सकता है और लोगों को जो कि कटे हुए हैं हर जगह से उनको रेस्क्यू किया करने के ऊपर हम लोग इस वक्त कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दरिया के इलाके में रिवराइन एरिया में अभी पानी खतरनाक हद तक नहीं ऊपर आया, लेकिन पीछे से जो दरियाए काबुल के जो रेले आ रहे हैं उनसे तवक्को यही है कि ये पानी बढ़ेगा। इस सिलसिले में जो दरिया के साथ साथ के जो हमारे प्रोटेक्टिव बंद हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है, चाहे वो मुजफ्फरगढ़ के जिले के हैं, बक्सर के जिले के हैं, लिया में हैं, जहाँ जहाँ दरिया सिंध के अंदर पानी चढ़ रहा है तो उसके लिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपना इजाफी अमला भी वहाँ पे सीनियर अफसरों को भी वहाँ पे तैनात कर दिया है कि उनके तजर्बे से फायदा उठाते हुए इन मामला को देखा जा सके। जहाँ तक जो हिल टॉरेंट्स के फ्लड्स का मामला है वहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक दिन में कोई इतनी बारिश नहीं हुई तो उनका जो बहाव रहा अब वो कम हो रहा है, लेकिन पानी अभी भी है जो कि चल रहा है और जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये सही है, मैं दोबारा आती हूँ आपकी जानिब। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। ज़ाहिर मज़ीद जो सैलाबी रेलें वो भी टच कर रहे हैं। अब ज़ाहिर ये तमाम सूबों की कुछ ऐसी एक जैसी सूरत हाल है। जिया लांगू साहब, आपने जिस तरह खुद कहा 61 साल रिकॉर्ड टूटा है सैलाब का, अब अभी जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से आपको क्या मदद आ रही है? खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बलूचिस्तान की मदद करेंगे, आपको किस तरह की इमदाद की, क्या क्या चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है फ़िलहाल बलूचिस्तान को? देखिए, मीटिंग्स डेली बेसिस पर होती हैं फेडरल गवर्नमेंट की टीम्स का। अभी इस टाइम मैं यही कहूँगा ये मीटिंग्स का टाइम नहीं है, ये प्रैक्टिकली वर्क का टाइम है। हमने वज़ीर आज़म साहब को खुद में आना होगा, इधर बैठना होगा, लोगों की हालत देखना होगा और जो बाली के लिए लोगों को रकम है पाकिस्तान के जो फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें जरूर बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान के लोगों का भी हक है इस सख्त हालात पर खास कर। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से फिर कहता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ फंड्स की इंतहाई
आपके फंड की जरूरत है लोगों को बहाल करने में, आप फौरन आ जाएं, आपकी टीमें इधर बैठ जाए। बल्कि शहबाज शरीफ से मैं कहता हूँ कि 2-3 दिन मियां साहब खुद इधर आके बैठ जाए ताकि बलूचिस्तान की हालत। आप भी यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, कुछ बात कर लें। बैरिस्टर सैफ भी यही कह रहे हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, ज़ाहिर सिंध का दौरा कर लिया है वज़ीर आज़म ने आज, अभी तक केपी नहीं आए, बलूचिस्तान की सूरत हाल सामने, पंजाब नहीं गए, क्या कहेंगे? जी, शायद उनकी तरजीहात कुछ और हैं। अब जाहिर है कि वो अगर फोकस करते हैं तो सिंध के अलावा भी पाकिस्तान के और हिस्से हैं, बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है और सैलाब से मुतासिर है। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क को यकसा नज़र से देखना चाहिए, लेकिन शायद तरजीहात सियासी हैं, इंसानी अलमिये को नहीं देख पा रहे, सियासी मफादात को देखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल इनके बावजूद भी कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है वो हर तरह से अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है। आज ही वज़ीर आला ने यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान साहब ने 2 अरब रुपए का जो है मजीद एक फंड कायम किया है जो सैलाब ज़दगान ही के लिए है। उससे पहले 2 दिन पहले 12-12.5 करोड़ रुपए मुख्तलिफ अजला को दिए गए हैं जहाँ सैलाब से मुतासरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको फंड करने के लिए। सूबाई हुकूमतें अपने तौर पर तो कर ही रही हैं सैफ साहब, लेकिन वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि सूबों की मदद करें। ज़ाहिर है ये एक अलमिया है, ये एक आफत है जिसका मुकाबला अकेले सूबाई हुकूमतें नहीं कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बैरिस्टर सैफ ज़िया मोहसिन लगाई साहब मौजूद थे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।